आज अपन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है नदियाँ। तो पहले आपको नदियाँ पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझनी होगी। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से ये क्लास सही नहीं हो पाई थी। अब चालू कर रहे हैं अपन, देख लीजिएगा ज़रा आप लोग। नदियों में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ शब्दावली हैं, पहले इसको समझते हैं अपन, फिर नदियों पर आएंगे। एक शब्दावली आती है आपकी नदी बेसिन। नदी बेसिन, इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कि नदी बेसिन क्या है, किसको आप छोटी नदी कहेंगे, किसको आप बड़ी नदी कहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो नदियाँ अपने जल को लेकर के समुद्र में मिलती हैं, तो जितना प्रवाह स्थल लेकर के चल रही हैं पानी का, तो उसको अपन मिला करके कहते हैं नदी बेसिन या द्रोणी। द्रोणी भी नाम दिया जाता है इनको, द्रोणी, द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। तो नदी बेसिन या द्रोणी कुछ भी आप कह सकते हो आप यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, 2000 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जो नदियाँ जल का प्रवाह लेकर के चलती हैं अपने साथ में, उनको अपन कहते हैं बड़ी नदियाँ। और 2000 वर्ग किलोमीटर से जो छोटी होती हैं उनको अपन कहते हैं छोटी नदियाँ। तो ये बड़ी नदी की परिभाषा क्या होगी आपकी, 2000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के नदी पानी को लेकर के अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। अब एक और शब्दावली आती है आपकी, और शब्दावली का नाम है सहायक नदी। सहायक नदी, तो जो मुख्य या प्रधान नदी होती है उसमें ले जा करके अपना जल छोड़ती है, उस नदी को अपन सहायक नदी कहते हैं। जैसे चंबल नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। इसी तरीके से चंबल की सहायक नदी आपकी पार्वती है, छिप्रा है, कूनो है। तो इस तरीके से सहायक नदियाँ होती हैं। एक शब्दावली और आती है वितरिका। वितरिका, तो जो आपकी सहायक नदियाँ होती हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, उन नदियों में जा कर के जो छोटी छोटी, जैसे मान के चलो ये नदी जा रही है आपकी, ये मुख्य नदी हो गई आपकी, प्रधान नदी। अब इसमें आकर के एक नदी आकर के मिली है, सहायक नदी हो गई। और वितरका आकर के इस तरीके से इनमें जो आपकी सहायक नदियाँ उनमें आकर के मिल जाती हैं, तो इन नदियों को अपन क्या कहते हैं, वितरिका के नाम से जानते हैं। तो ये उस तरीके से कुछ शब्दावलियाँ हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अब एक प्रवाह के आधार पर और रहता है आपका, एक प्रवाह होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती प्रवाह, और एक होता है आपका अपवर्ती प्रवाह, अपवर्ती प्रवाह। तो दो प्रकार के प्रवाह होते हैं, एक तो होता है पूर्ववर्ती प्रवाह, दूसरा अपवर्ती प्रवाह। तो जो पूर्ववर्ती प्रवाह होता है ये हिमालय से निकली वाली नदियों का है मुख्य रूप से। इसमें क्या होता है, जो नदियों का जल होता है तो सामने जो मार्ग में बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं सब पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जबकि आप अपवर्ती उदाहरण में आ जाती हैं कि पहले से निर्धारित ढाल में होकर के जो पानी बहता है आपका या नदियां बहती हैं, उसे अपन बोलते हैं अपवर्ती प्रवाह। आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर अपवर्ती प्रवाह में कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब की सब नदियाँ अपवर्ती का उदाहरण हैं। और हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सब की सब आपकी पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। तो यदि आपसे पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ आ जाएंगी, तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ बहती हैं सब की सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, लगभग 400 के समथिंग नदियाँ बहती हैं भारत में। और भारत में जो नदियाँ होती हैं उनकी दो दिशा है, एक तो आपका अरब सागर है, अरब सागर, और दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये ध्यान रखिएगा ज़रा थोड़ा सा, हालांकि इस तरीके के प्रश्न आते नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि भारत की अधिकांश नदियाँ का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलता है। और लगभग 77% जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं, और 23% जो नदियाँ हैं आपकी वो अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आज का टॉपिक जो अपना मेन है वो है मध्य प्रदेश। तो आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, यानी मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो देखते हैं ज़रा, मध्य प्रदेश में जो प्रधान नदी है वो आपकी कौन सी है, नर्मदा है। मेन नदी आपकी नर्मदा है। नर्मदा को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियाँ बहती हैं। मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ, लगभग है जी, फिक्स नहीं है आपका, लगभग 207 नदियाँ बहती हैं यहाँ पर आपकी। और 207 नदियाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब ये तुलना कर रहे हैं केवल अपन, भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ किस प्रदेश में हैं, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। संख्या नहीं पूछेगा, ये केवल लगभग है आपका। जब आप MPPSC कभी लिखते हैं तो उसमें इस तरीके के फैक्टरों को डाला जा सकता है, तो वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की नदियाँ किस प्रकार की हैं आपकी,
हिमालय वाली नदियाँ हैं या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो सब कैसी हैं आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय। और प्रायद्वीपीय नदियों का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, पूर्ववर्ती या अपवर्ती। तो ध्यान रखेंगे कौन सा प्रवाह है आपका, अपवर्ती प्रवाह है ये आपका, अपवर्ती प्रवाह। तो इस तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। नदियों का मायके के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ किस प्रकार की हैं, तो प्रायद्वीपीय प्रकार की हैं। प्रायद्वीपीय प्रकार में किस प्रकार का प्रवाह है, तो अपवर्ती प्रवाह है। अब यहाँ की मुख्य नदी को अपन पढ़ेंगे, और मुख्य नदी आपकी कौन सी है, यहाँ की नर्मदा। नर्मदा जो नदी है आपकी, अभी मैं इनके पिक्चर वगैरह कहाँ से निकली है, कैसे निकली, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का जो उद्गम है आपका, उद्गम ये होता है अमरकंटक से, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होगा आपका, अमरकंटक से होता है। अमरकंटक किस जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है, आप जानते ही हैं इसे। अमरकंटक को अपन वाटर शेड भी कहते हैं, वाटर शेड। वाटर शेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला, और ये नदियों का बहुत बड़ा स्रोत है आपकी नर्मदा, सोन, जोहिला। इस वजह से यहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में रहता है, इसलिए अमरकंटक को वाटर शेड के नाम से भी जानते हैं। ये उद्गम हो गया। अंत कहाँ होगा नर्मदा नदी का, यदि अंत की बात करें अपन यहाँ पर, तो अंत होता है नर्मदा नदी का खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी का क्या होता है, अंत होता है। तो ये भी आपको याद रखना, नर्मदा नदी का अंत कहाँ है, खंबात की खाड़ी, गुजरात में। इसके अलावा नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। ये नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। अब यहाँ तक तो कुल निकल आई, ये कितने राज्यों में होकर के बहती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। पहला है आपका MP है, दूसरा आपका गुजरात है जिसमें ज़्यादा बहती है प्रवाह के आधार पर, तीसरा आपका महाराष्ट्र है। यदि क्रम पूछेंगे तो पहले मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा इलाका इसका महाराष्ट्र में जाता है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में। लेकिन बहने के आधार पर पूछेंगे तो MP, गुजरात और महाराष्ट्र। MP में बहती है 1077 किलोमीटर, गुजरात में बहती है लगभग 161 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में बहती है लगभग 74 किलोमीटर। ये वाला फिगर आपको याद रखना है, मेरे नोट्सों में भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जी आपका। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 1077। एग्जाम में अभी तक यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं आपके, गुजरात और महाराष्ट्र का नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि बताइए गुजरात में कितनी बहती है, तो 161। महाराष्ट्र में कितनी बहती है, तो 74। सबसे कम किस में बहती है, तो महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा किस में बहती है, MP में। इसके अलावा इसमें एक राज्य और जुड़ा हुआ है, और उस राज्य का नाम है राजस्थान। यानी आपसे पूछा जाता है नर्मदा नदी के जल को लेकर के विवाद कितने राज्यों में है, तो 4 राज्यों में है, MP, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान ने परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी की है, जो बड़े बड़े बांध नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, तो उन प्रोजेक्ट में राजस्थान की क्या है, हिस्सेदारी या भागीदारी है। जबकि नदी बहने का आधार ये 3 राज्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में यहाँ से एक चीज़ प्रश्न और आता है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नर्मदा पर, ये है कि नर्मदा का अर्थ क्या होता है। तो नर्मदा का संस्कृत भाषा में जो अर्थ है वो है खुशी का दाता, खुशी का दाता। ये नर्मदा का संस्कृत भाषा में अर्थ है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि नर्मदा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो खुशी का दाता, या खुशी के दाता के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गिवर ऑफ प्लेजर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा आपका नर्मदा। अब नर्मदा का अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ किस प्रकार से उल्लेख हुआ है, या इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसकी भी अपन चर्चा करते हैं यहाँ। तो ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा के जो अन्य नाम हैं उनमें से एक नाम है इसका मेकल सुता, मेकल सुता, क्योंकि मेकल पर्वतमाला से निकल रही है, इसलिए अपन इसे क्या कह रहे हैं, मेकल सुता। दूसरा इसका नाम है आपका, दूसरा नाम देखेंगे तो सोमो देवी, इसे सोमो देवी के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रवाह देवी के नाम से भी जाना जाता है, प्रवाह देवी। अच्छा, आप बता सकते हैं कमेंट्स करके, बताएं इसके और नाम कौन कौन से हैं आपके। एक तो मेकल सुता हो गया, सोमो देवी हो गया, प्रभा देवी हो गया, खुशी का दाता हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं, बताएं जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके नाम बताएं। इसे और क्या कहा जाता है, इसे
लोक माता भी कहा जाता है, लोक माता ये भी नाम है इसका, लोक माता। इसके अलावा नामोदोष भी कहा जाता है इसे, नामोदोष। एक भूगोलविद थे आपके टॉलेमी ने इसको नामोदोष कहा है। इसके अलावा इसे रेवा कहा जाता है, रेवा नाम का उल्लेख इसका 2 जगह पर है। एक तो रामायण में इस नदी को रेवा कहा गया है। इसके अलावा कालिदास ने जो अपना ग्रंथ लिखा है मेघदूत, उसमें भी रेवा नाम दिया है, रेवा। इसके अलावा और क्या नाम है इसका? इसे संकरी भी कहा जाता है, संकरी, क्योंकि शंकर भगवान की जटाओं से निकली है ये, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संकरी। इसे शिवपुत्री भी कहा जाता है, शिवपुत्री, इसे शिवपुत्री नाम भी दिया जाता है। इसे अमरकंटकी भी कहा जाता है, अमरकंटकी। इसे सोमप्रभा भी कहा जाता है, सोमप्रभा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसके कुछ नाम हैं आपके, मेकल सुता है, सोमो देवी है, प्रभा देवी है, महीयसी भी कहा जाता है इसे, महीयसी, ये सब इसके नाम है। मेकल सुता, खुशी का दाता, सोमो देवी, प्रभा देवी, लोक माता, नामोदोष, अमरकंटकी, सोमप्रभा, महीयसी, रेवा, शंकरी, शिवपुत्री। एग्जाम में ये कई पूछे गए हैं आपके, और व्यापम में आजकल जो इस तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं उनमें से यहाँ से लगता है कि कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इस तरीके के प्रश्न व्यापम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मेरी जो बुकलेट है उसमें कुछ नाम इसमें नहीं है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। तो खुशी का दाता मैंने दिया हुआ है, उसमें मेकल सुता भी है, सोमो देवी नहीं है उसमें, प्रभा देवी नहीं है, लोक माता है, नामोदोष है, अमरकंटकी नहीं है, शिवपुत्री है, शंकरी नहीं है उसमें नाम। तो इन नामों को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आती है नर्मदा नदी को। एक चीज़ और है, कई लोग समझते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की क्या है? गंगा है। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा को कहा जाता है, गंगा नहीं कहते अपन। यहाँ ध्यान रखना, नर्मदा को मध्य प्रदेश व गुजरात की, दोनों को अपन साथ में ही पढ़ रहे हैं, गुजरात की लाइफ लाइन कहते हैं, यानी जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा। तो जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जीवन रेखा के नाम से मध्य प्रदेश और गुजरात की जो जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन है वो आपकी कौन सी नदी है? नर्मदा है, गंगा नहीं है, याद रखिएगा। नर्मदा को गंगा नहीं कहते। दूसरा, इसे भारत की यानी इंडिया और एमपी की हार्ट लाइन, हृदय रेखा भी कहा जाता है, हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन। यदि आपसे पूछा जाता है भारत की हृदय रेखा किस नदी को कहा जाता है, या हार्ट लाइन किस नदी को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा, क्योंकि आपने देखा होगा भारत के बीचों बीच में स्थित है आपकी ये नदी, बीचों बीच में है, लाइन से जा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसे अपन हृदय रेखा कह रहे हैं। जीवन रेखा मध्य प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था की जो पूरी रीढ़ है आपकी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसी पर आधारित है, इसलिए इसे अपन क्या कह रहे हैं? जीवन रेखा या लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा यदि अपन देखें इस नदी को, तो पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, पवित्र नदी। और मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इस नदी को जीवंत नदी घोषित कर दिया है, जीवंत नदी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जीवंत नदी क्या होती है? जीवंत नदी यानी जीवित व्यक्ति जो होता है, यदि उसको अपन परेशान करते हैं किसी भी कारण से, तो वो अपन पे केस कर सकता है। इसी तरीके से आपकी इस नदी को मध्य प्रदेश विधानसभा ने जीवंत नदी घोषित किया है। यदि आप इसमें गंदगी फैलाते हैं तो ये नदी आप पर केस करेगी और बाकायदा आप पर मुकदमा चलेगा। तो ये जीवंत नदी मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसे घोषित किया है। इस नदी में रेत का अवैध उत्खनन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसे रोक दिया गया है। तो रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगा दी गई है इस नदी में। आपकी यहाँ की एक और विशेषता है कि इसका जो मोहाना है आपका नदी का, नदी समुद्र में जो मिलती है तो उसको अपन मोहाना कहते हैं। मोहाना 2 प्रकार के होती हैं, एक कहलाता है एस्चुरी और एक कहलाता है डेल्टा। तो ये त्रिकोणा टापू जैसी स्थिति जो बन जाती है उसे अपन डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियाँ जो गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में जो अधिकांश नदियाँ गिरती हैं वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है एस्चुरी है यानी मोहाना है नर्मदा नदी का, वहाँ एक विशेष जानवर मिला है, उसका नाम है ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का फाइलम का जानवर है आपका, मोलस्का। अभी अपन जब साइंस चालू कर रहे हैं बस अब, तो मोलस्का जो फाइलम है उस मोलस्का फाइलम में आपको ऑक्टोपस मिलेगा।
ये 8 भुजाओं वाला होता है। इसे डेविल फिश या भूत मछली के नाम से भी अपन जानते हैं, ये नकली है होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और है, यहाँ राजसौरस नाम का डायनासोर भी मिला है। सुरेश श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति थे, पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने राजसौरस नाम का डायनासोर यहाँ पर खोजा है। अभी मैं दिखाऊंगा इन सब चीज़ों को आपको, तो और क्लियर हो जाएगी आपकी पिक्चर। तो ये है आपकी नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब एक प्रश्न और आता है नर्मदा नदी का, कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं आपकी 41। इन 41 में से राइट साइड में से 19 नदियाँ और लेफ्ट साइड से आपकी 22 नदियाँ आकर के मिलती हैं, दाईं और बाईं। तो 41 सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा की सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं। उनमें से राइट साइड से आके 19 नदियाँ मिलती हैं और लेफ्ट साइड से जाके कितनी मिलती हैं? 22 नदियाँ मिलती हैं। अब इनमें से एक और है यहाँ से, इनमें से 39 जो नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश की हैं, आपकी मध्य प्रदेश में बहती हैं और नर्मदा में जाके मिल जाती हैं। और 2 सहायक नदियाँ जो हैं आपकी, ये गुजरात की हैं, आपकी गुजरात से निकलती हैं और नर्मदा में जाकर के मिल जाती हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा और रोचक प्रश्न बन सकता है आपका, क्या बताइए नर्मदा की राइट साइड से कुल कितनी नदियाँ आके मिलती हैं? तो कितनी मिलेंगी? 19। लेफ्ट साइड से कितनी आकर के मिलती हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 22। मध्य प्रदेश में कितनी सहायक नदियां हैं जो नर्मदा नदी में जाके मिलती हैं? तो 39। गुजरात में कितनी है? तो 2। महाराष्ट्र में कोई सहायक नदी नहीं है जो इसमें जाकर के मिले। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा अपन देखते चल रहे हैं, तो उससे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नर्मदा का संस्कृत नाम क्या है? खुशी का दाता। तो नर्मदा को संस्कृत नाम खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी उद्गम मध्य प्रदेश की मेकल श्रेणी में स्थित अमरकंटक से निकलती है। अंत कहाँ होगा? खंबात की खाड़ी में। ये देख सकते हैं अपन, ये है आपका नर्मदा नदी का व्यापक एक चित्र है आपका। इस जगह पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका अमरकंटक। इस जगह पर अमरकंटक है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहेला। और इस तरीके से नदी बहती है आपकी। ये मुख्य नदी जा रही है, इसमें से ये इसकी सहायक नदियाँ जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ऊपर की साइड में उत्तर दिशा है, नीचे की साइड में आपकी दक्षिण है। अब लेफ्ट और राइट, दायां बायां आपको कन्फ्यूज करेगा, तो इसलिए इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो दायां और बायां में लेकर के। जैसे मान के चलो नदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक यहाँ से। तो ये दिशा कौन सी हो गई? मध्य प्रदेश के नक्शे को लेते हैं अपन, तो यही तो आपका मध्य प्रदेश का नक्शा है। तो ये दिशा क्या होगी? पूर्व दिशा है आपकी। और इधर कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। तो यानी पूर्व से पश्चिम में बहने वाली नदी है एक तो नर्मदा आपकी। भारत की ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की पहली है। और पश्चिम भारत की बात करी जाए कि पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आपका आंसर होगा नर्मदा है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आपका आंसर होगा नर्मदा है। थोड़ा सा देखिएगा जरा। अब यहाँ से अपन चलेंगे अमरकंटक से, अमरकंटक से चलेंगे पूरब, यानी ऐसे चलेंगे। तो यही तो दिशा होगी आपकी। तो ये हाथ कौन सा हो गया? मेरा राइट हाथ। और नीचे का कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया। तो ऊपर यानी उत्तर दिशा से जो नदी आकर के इसमें मिलेंगी वो तो हो गई राइट साइड की, और नीचे से जाकर के जो ऊपर की ओर जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी? लेफ्ट साइड की। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट को आप याद रखिएगा। जब भी कोई प्रश्न आता है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग में मैपिंग बना लीजिएगा कि जहाँ से अपन चल रहे हैं अरब सागर की ओर जा रहे हैं, तो इस तरीके से जाएंगे। हाँ हाँ पूछें। हाँ, अनूपपुर से ही निकलती है। अनूपपुर जिला है, पहले ये शहडोल जिला था। शहडोल जिले में से डिवाइडेशन होकर के एक नया जिला बनाया, उसका नाम है अनूपपुर। और अनूपपुर में स्थित है आपका अमरकंटक। तो ये जो अमरकंटक है आपका अनूपपुर जिले में है। ये जो मैकल पहाड़ी है आपकी, मैकल पहाड़ी, वहाँ पर है ये आपका अमरकंटक। सतपड़ा और विंध्याचल पर्वत का मिलन बिंदु है ये आपका अमरकंटक का, यहाँ से निकल रही है आपकी। अनूपपुर जिले में आता है। जिला बात करेगा तो अनूपपुर आएगा आपका, और तहसील बात करेगा तो पुष्पराजगढ़ तहसील आएगी आपकी, पुष्पराजगढ़ तहसील। और ये अमरकंटक आपका स्थान है। तो यहाँ से ये निकलेगी तो ऊपर साइड से जो आ रही हैं आपकी इस तरीके से आ रही हैं, ये वाली सब नदियाँ, ये सब हो गई आपकी राइट साइड यानी दाईं ओर से। और नीचे से आकर के जो मिल रही हैं आपकी, ये सब हो गई आपकी लेफ्ट साइड से। तो ऐसे आपका लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और भी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं बताता जाऊँगा आपको। और ये है आपकी खंबात की खाड़ी। यहाँ खंबात की खाड़ी इसमें आकर के मिल जाती है, गुजरात में है आपकी खंबात की खाड़ी। ये देख सकते हैं यहाँ से अपन, ये है नर्मदा आपकी।
इस जगह से नर्मदा, यहाँ से जो सोन है आपकी, और इस जगह से देखेंगे तो ये आपकी सोन है और ये आपकी जोयला है, और नीचे की साइड में बह रही है आपकी ताप्ती नदी। तो नीचे की साइड में कौन सी है? ये आपकी ताप्ती नदी है। थोड़ा सा देखें, ये ताप्ती नदी है, और नर्मदा के जस्ट ऊपर, समझ लो जरा इसको भी यहाँ से मैप से, नर्मदा के जस्ट ऊपर आपका जो पर्वत है वो है आपका विंध्याचल पर्वत, और नर्मदा के जस्ट नीचे जो पर्वत है वो है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के जस्ट नीचे जो पर्वत है आपका, है ना, ये ताप्ती नदी है आपकी। तो ये विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है आपकी कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी। इसीलिए नर्मदा नदी को व्रंश घाटी, ये रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये भी प्रश्न आ जाता है, बताइए नर्मदा नदी की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? तो उत्तर यानी ऊपर जाएंगे तो विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में कौन सा पर्वत है? तो नीचे जाएंगे दक्षिण में तो सतपुड़ा पर्वत है। प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा के उत्तर यानी ऊपर जाएंगे तो कौन सी नदी है? नर्मदा है। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो नीचे जाएंगे तो कौन सी है? ताप्ती है। इसके अलावा अजंता की पहाड़ियाँ इसके जस्ट नीचे की साइड में, अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता, तो यहाँ से हो गई अजंता की पहाड़ी है, सतपुड़ा, इनके बीच में कौन सी है आपकी? तो इनके बीच में, दोनों के बीच में आपकी स्थित है ताप्ती। हाँ, अभी ये प्रश्न आएगा यार, अभी मैं बताऊंगा। एमपी के लगभग ये 16 जिलों से होकर के गुजरती है। एमपी के 16 जिले कौन कौन से, उनको मैं याद कराने की ट्रिक भी बताऊंगा। थोड़ा सा पहले आप इसको समझ लीजिएगा, आगे मत बढ़ो, पहले यहाँ से क्रम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप आगे फास्ट जाओगे तो ये जो मेन मतलब के क्वेश्चन है वो आपके रह जाएंगे। यहाँ पर आपका ये अजंता हो गया, तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सतपुड़ा अजंता के बीच में कौन सी है? तो ताप्ती नदी बह रही है आपकी। तो ताप्ती नदी भी रिफ्ट वैली में से बहने वाली नदी है। तो ये आपको दोनों को ध्यान रखना है। अब देखिए जरा, ये है आपकी गंगा नदी, यहाँ से ये निकल के आ रही है गंगा नदी। तो गंगा नदी के जल को नर्मदा नदी के जल में रोकने से कौन सी नदी रोकती है? तो ये ध्यान रखना, सॉरी, नर्मदा नदी के जल को गंगा नदी के जल में मिलने से कौन रोक रहा है? तो ये विंध्याचल पर्वत है। इनके बीच में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल, ये वाला पर्वत है विंध्याचल, ये ध्यान रखना। नीचे आपकी गोदावरी नदी आ रही है, ये आप जो देख रहे हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के जल को और नर्मदा के जल को मिलने से कौन रोक रहा है? तो ये आपका रोक रहा है सतपुड़ा पर्वत। ये दोनों ध्यान रखें आप लोग। गंगा का मिलन नर्मदा से नहीं होने दे रहा है, कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है आपका, बीच में आ गया है आपका। ऐसे ही नर्मदा के जल को गोदावरी में नहीं मिलने दे रहा है, कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ। ये इस डायग्राम मैंने बनाया है, थोड़ा सा यहाँ से समझिए। ये अमरकंटक है, यहाँ से निकल रही है आपकी नर्मदा, ये ऊपर की साइड पे देख रहे हैं ये विंध्याचल पर्वत है, ये नीचे सतपुड़ा पर्वत है, और यहाँ से आपकी आती है सोन नदी है। सोन नदी जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ बताऊँगा आपको। और ये आ रही है आपकी गंगा, और गंगा में जा कर के पटना के पास में ये मिल जाती है आपकी, कौन सी नदी मिल जाती है? सोन मिल जाती है। तो ये भी यहाँ पर आपका, और इस जगह पर आपका वर्तमान में बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, पटना। पहले ये था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था ये आपका यहाँ पर। और पाटलिपुत्र की स्थापना कराने का श्रेय जाता है हर्यक वंश के एक राजा उदयन को। उनकी पत्नी थी पाटली, उसके लिए उन्होंने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया। बाद में जाकर के शेरशाह सूरी आए थे, आपके इतिहास पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा आपको। तो उन्होंने इस पाटलिपुत्र शहर का नाम क्या कर दिया? पटना, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है। यहीं से एक नदी और निकलती है, वो है जोहिला, जो आगे चल करके किस में मिल जाती है? सोन नदी में। तो सोन की सहायक नदी कौन सी हो गई? जोहिला हो गई। और ये नदी इस साइड में आती है, ये उत्तर दिशा की ओर जा रही है, और ये किधर जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है। ऊपर आपका विंध्याचल पर्वत और नीचे आपका सतपुड़ा पर्वत है। ये है आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये कुंड दिख रहे हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वो तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये हाथी है, ऊपर से मूर्ति तोड़ दी गई है, और किंवदंती है यहाँ पर कि इस हाथी के नीचे से होकर के यदि आप निकलते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये किंवदंतियाँ हैं। हो सकता है कि कोई वहाँ से निकल रहा हो और निकलने के दौरान एकाएक किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कह दिया था कि यहाँ से निकलने से मोक्ष मिलता है, तो सब लोग यहीं से निकलना चालू हो गए आपके यहाँ पर। जैसे देख सकते हैं अपन, ये फनी वीडियो है, जैसे महिला निकल रही है यहाँ से, देखिए। ये इस तरीके से निकलते हैं यहाँ से।
अब इसमें ये फंस जाएंगे। ये है नर्मदा का कुंड, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ये है मेरा आपका नर्मदा नदी का कुंड। और इस कुंड के बीचों बीच में एक मूर्ति लगी हुई है, और उस मूर्ति का नाम क्या है? रेवा। रेवा की मूर्ति है यहाँ पर, रेवा के नाम से। ये नर्मदा नदी का कुंड है। अभी जब मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अमरकंटक को मैं आपको स्पेशल डिटेल में और पढ़ाऊंगा। अभी ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, कुंड है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन, यानी जीवन रेखा कहा जाता है। भारत और मध्य प्रदेश की इसे क्या कहा जाता है? हार्ट लाइन कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ इन दोनों को। गंगा नहीं कहेंगे यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। नर्मदा नदी का उल्लेख वेदों में नहीं है, वेदों में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। और नर्मदा नदी पर पुराण लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा के बारे में कहा जाता है कि गंगा के यदि आप इनकी महत्वता को यदि अपन देखें, नर्मदा नदी की महत्व को पुराणों में जो लिखा है, तो उसके आधार पर कहा जाता है कि गंगा नदी में एक बार स्नान करने से, यमुना नदी में 3 बार स्नान करने से जो आपको फल मिलेगा वो केवल नर्मदा के दर्शनों से ही मिल जाता है। यानी आप नर्मदा के दर्शन कर लें, वो गंगा के बराबर है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने जगत गुरु शंकराचार्य का नाम सुना होगा। उन्होंने भी ओंकारेश्वर खंडवा में आकर के गंगा नदी की आराधना की थी। उन्होंने कहा था नर्मदा के कंकर शंकर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ज़रा इसे। प्रदूषण के आधार पर बात की जाएगी तो सिर्फ किसकी बात आएगी आपकी? ओनली केवल वेतवा की आएगी प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा, सहायक नदियाँ 41 हैं। मध्य प्रदेश में कितनी मिलती हैं? 39। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। गुजरात में कितनी है? 2 है। राइट साइड से कितनी मिलती है? 19। और लेफ्ट साइड में 22। कौन कौन सी है? बरना है, हिरण है, हथनी है, ऊटी है, मान है, तिंदोली है, चंद्रकेसर है और कानर है। अगला है लेफ्ट साइड से मिलती हैं शेर है, शक्कर है, तवा है, बंजर है, बरनार है, दूधी है, छोटी तवा है, कुंडी है, देव है, गोई है और सुनार है। अब यहाँ से एक प्रश्न और आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न ये आता है कि बताइए गंगा नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तब आप आंसर देंगे तवा। ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये होशंगाबाद में पचमढ़ी के पास कालीबीत पहाड़ियों से निकलती है। होशंगाबाद में बंदराभान एक गाँव है, उसमें जाकर के ये नर्मदा में मिल जाती है। तो ये है आपका। अब इनको कैसे याद रखें? याद रखने की कोई ना कोई ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी, वरना उसके याद नहीं रहेगी। जैसे यहाँ से अपन लेफ्ट साइड की 22 नदियों में से कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट है, उनको अपन याद कर रहे हैं। जैसे शेर है, चलो उसे मैं बाद में कराऊंगा आपको। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। और नीचे पर्वत आपका कौन सा है? सतपुड़ा है। ये आपका इस तरीके से इसका अपवाह क्षेत्र है, आपका वृक्षनुमा अपवाह क्षेत्र है आपका। ऊपर आपका जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे अपन तो विंध्याचल और नीचे जाएंगे तो सतपुड़ा, है ना। ये विंध्याचल और ये आपका सतपुड़ा, इस तरीके से है ये आपका। और नर्मदा ताप्ती नदी एस्चुरी ज्वारानदमुख बनाती हैं। ये अभी अपन डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? ज्वारानदमुख है, ये आपका इस तरीके से नदी बह रही है और एकदम धाड़ नीचे की ओर आ जाता है। ये होता है ज्वारानदमुख, यानी इस तरीके की पोजीशन बन जाएगी। और डेल्टा जो होता है वह टापूनुमा होता है। जैसे ये पानी बहता हुआ गया और यहाँ पर यदि ऊंचा है तो पानी इस तरीके से निकलता हुआ बह जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। और ये डेल्टा जो शब्द है, सबसे पहले अपन ने इसे नील नदी के लिए इस्तेमाल किया था। नील नदी जब भूमध्य सागर में जाकर के मिलती है तो ये डेल्टा जैसा ट्राइंगल जैसा क्षेत्र बनाती है। बाद में जाकर के जितनी भी नदियाँ आपको टापू जैसी स्थिति बनाती है, उन सब के लिए अपन ने कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया? डेल्टा शब्द इस्तेमाल चालू किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आपने। तो अरब सागर की जो भी नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, बल्कि क्या बनाएंगी? ज्वारानदमुख। जैसे ये रिवर है, अब यहाँ बनेगा आपका डेल्टा और ऊपर से पानी एकदम नीचे की ओर गिर रहा है तो इसे क्या कहेंगे? एस्चुरी। तो ये आपकी एस्चुरी बनेगी, इस तरीके से एस्चुरी बनती है। और ये नर्मदा ताप्ती, इसके अलावा एक नदी और है माही, नर्मदा ताप्ती माही। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और नर्मदा नदी का जल विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में है। ये अपन कर चुके हैं। ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जबलपुर वाला है। ये एक बार पिक्चर पूछी गई थी, ये वाली पिक्चर डाल दी गई थी, फिर पूछा था कि जबलपुर में बंदर कूदनी नाम का स्थान है। यहाँ नर्मदा नदी बहुत सक्रिय हो जाती है संगमरमर की पहाड़ियों में, और बंदर एक स्थान से कूद के इधर और इधर से उधर आ जाता है, तो इस स्थान को अपन कहते हैं बंदर कूदनी। ये जबलपुर के पास का है आपका। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। ये मैं आपको करा चुका हूँ। इनमें से मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर है। गुजरात में कितनी है? 161 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र में कितनी है? लगभग 74 किलोमीटर। तो ये फिगर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। कुल लंबाई 13-12 है।
मध्य प्रदेश में 1077, गुजरात में 161 और महाराष्ट्र में आपकी 74 किलोमीटर। प्रवाह देखें यदि इसका, तो ये आपका 93,180 वर्ग किलोमीटर के समथिंग बहती है, जिनमें से परसेंटेज के आधार पर देखा मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह 89% है लगभग, गुजरात में 8.5% है और महाराष्ट्र में आपका 2.7% है। मध्य प्रदेश का 19% जल नर्मदा नदी में क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो मध्य प्रदेश का कितना हो रहा है, 19% जल को लेकर के जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश के 19% जल का प्रवाह किस नदी के द्वारा होता है, तो आंसर होगा आपका नर्मदा नदी के द्वारा। नर्मदा नदी के अन्य नाम ये मैं आपको करा चुका हूँ। रेवा, रामायण में इसको नाम रेवा दिया गया है। पौराणिक नाम आपसे पूछा जाए तब भी आंसर आप रेवा कहेंगे। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसमें भी इसके लिए नाम कौन सा है, रेवा आया है। रेवा नाम एक ऑथेंटिक भी लगता है आपका, क्योंकि जब अपन अमरकंटक जाते हैं तो वहाँ पर जो नर्मदा नदी का कुंड है उसमें रेवा की मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा शिवपुत्री कहा जाता है, क्योंकि शिव जी के द्वारा उत्पन्न है। जो आपका नामोदोष से टॉलमी ने कहा है आपका। मैकल सुता, मैकल पर्वतमाला से निकल रही है इसलिए इसे अपन मैकल सुता कहते हैं। महीयसी, सोमो देवी, शंकरी, शंकर भगवान की जटाओं से निकली है इसलिए शंकरी कह रहे हैं। सोम प्रभा, अमरकंटकी, ये इसके कुछ स्पेशल नाम हैं। इसकी जो सवारी है वो है आपकी मगर, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी की या माँ नर्मदा की सवारी क्या है या वाहन क्या है उनका, तो कौन सा वाहन है आपका, मगर। और ये भी याद रखना, आपको याद होगा शायद एक फिल्म आई थी आपकी, और वो फिल्म थी मोहनजोदड़ो पर आधारित, ऋतिक रोशन की, याद हो शायद। तो ऋतिक रोशन की को मगर का शिकार करना था और वो शिकार का फिल्मांकन यहाँ किया जा रहा था। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इस चीज़ को रुकवा दिया कि आप यहाँ मगर को नहीं मार सकते, ना इस तरीके का फिल्मांकन कर सकते हैं, क्योंकि मगर माँ नर्मदा की सवारी मानी जाती है। क्या साबरमती? साबरमती तो अहमदाबाद में है, वहाँ नहीं बहती नर्मदा। साबरमती जो नदी है वो अहमदाबाद के किनारे है, वो नहीं बहती। हाँ, नर्मदा का जल साबरमती नदी में डाला गया है, लेकिन वो नदी साबरमती अलग नदी है आपकी। ये है आपका ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है आपका। मोलस्का फाइलम, मोलस्का एक मुलायम जंतुओं का समूह है, उसमें ये 8 भुजाओं वाला जानवर पाया जाता है। तो ये मुहाने पर मिला है आपका मोलस्का, इस तरीके का होता है। इसे अपन डेविल फिश या नकली मछली या भूत मछली कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे भोजन के रूप में खाते भी हैं आपका, इस तरीके का होता है। ये है आपका ऑक्टोपस, ये देख सकते हैं पानी में तैरता हुआ ऑक्टोपस। ये पहली बार मिला है आपको नर्मदा नदी के मुहाने पर। मुहाना माने जहाँ पर नर्मदा नदी मिल रही है, किसमें, अरब सागर में, उसे कहा जाता है मुहाना। ये ऑक्टोपस है, इसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं। इस जानवर की खासियत है इसमें इंक ग्लैंड भी पाई जाती है, स्याही ग्रंथि। उस स्याही ग्रंथि का ये क्या करता है, जैसे इसको लगता है कि सामने वाला जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए वहाँ से स्याही छोड़ता है और स्याही छोड़ करके पानी को एकदम काला कर देता है और यह गायब हो जाता है। इसलिए इसे अपन भूत मछली के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका राजसोरस डायनासोर, डायनासोर जो नर्मदा नदी के किनारे पाया जाता था, उसका ये कंकाल मिला है आपका। इस राजसोरस कंकाल को खोजने का श्रेय जाता है पुरातत्ववेत्ता सुरेश श्रीवास्तव को, तो इसे राजसोरस नाम दिया गया है। ये डायनासोर है आपका। और डायनासोर कब के हैं आपके, अपन ने कल अभी 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी, 6.5 करोड़ साल पहले। डायनासोर का पीरियड या स्वर्णकाल किस युग को मानते हैं, तो जुरैसिक काल को मानते हैं। जुरैसिक काल ऑप्शन में नहीं होगा, तब आंसर क्या होगा आपका, तब आंसर होगा मीसोजोइक पीरियड। एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से किसे जानेंगे, तो आंसर होगा मीसोजोइक। तो ये राजसोरस के आपके क्या है, कंकाल है। ये सुरेश श्रीवास्तव आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने इनको खोजा था। अब अपन पढ़ रहे हैं इनकी परियोजना है। वैसे परियोजना वाला पोर्शन अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को यहीं पर एक साथ में तैयार करवा रहा हूँ, जिससे याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे पहली परियोजना कौन सी थी, नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो पहले अपन उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी 1948 में बनाई गई थी, और उसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और बिहार से होती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। झारखंड में इस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर नदी को। इस नदी में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, जिसके कारण से पश्चिम बंगाल का इस नदी को अपन बोलते थे शोक। अमेरिका में भी ऐसी एक नदी है, टेनेसी नदी,
उसका प्रतिरूप भी आपका दामोदर नदी जैसा ही है, दोनों पर ही बांध नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने टेनेसी नदी पर बांध बना लिया। उसी पैटर्न के आधार पर दामोदर नदी पर 1948 में बांध बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर है आपकी। इसके बाद में आती है आपकी, जब अपना देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ादी के बाद में सबसे पहले किस परियोजना पर अपन ने काम किया या बांध बना, तो हीराकुंड परियोजना है आपकी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है आपकी और ये उड़ीसा में बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका। तो ये बनाया गया। और मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो है आपकी नर्मदा है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है आपकी, नर्मदा। नर्मदा नदी पर आपके 3 बृहद का मतलब होता है बड़े बांध, 135 मध्यम माने बीच के, और लगभग 3000 लघु बांध हैं आपके। तो नर्मदा नदी पर कितने बांध बनाए जाने हैं, 3 बड़े बांध हैं आपके, 135 मध्यम बांध हैं आपके और 3000 आपके कैसे हैं, लघु बांध हैं। तो ये प्रस्तावित हैं आपके। अब इन्हीं की अपन चर्चा करेंगे आज। देखिए जरा, ये आपका नर्मदा नदी का क्षेत्र है, थोड़ा सा देखिएगा जरा। यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है अमरकंटक से, अनूपपुर जिले में आता है आपका, इस तरीके से बहती हुई आपकी आएगी ये वाली नदी। नर्मदा नदी की सबसे पहली जो सहायक नदी है जिस पर डैम बनाया गया था वो था आपका बरगी। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है बरगी। ये नर्मदा नदी का पहला डैम है आपका, ठीक है ना, पहला प्रोजेक्ट है आपका नर्मदा नदी का। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है, नर्मदा नदी पर पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है या पहला डैम कौन सा है, तो बरगी बांध है। अब ये बरगी बांध कहाँ पर है, दूसरा प्रश्न आता है। तो ये बरगी बांध आपका बरगी गाँव में है। ये बरगी गाँव कहाँ पर है, तो फिर प्रश्न आता है बरगी गाँव कहाँ है, तो ये आपका जबलपुर में है। बरगी गाँव कहाँ पर है, जबलपुर में। यहाँ पर बरगी बांध जो है आपका जलाशय है, उसका नया नाम कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम कर दिया गया रानी अवंतीबाई परियोजना। तो बरगी परियोजना का नया नाम क्या है, रानी अवंतीबाई परियोजना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये रानी अवंतीबाई कौन है, तो रानी अवंतीबाई 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की एक नायिका है। जिस तरीके से लक्ष्मीबाई थी उसी तरीके से रानी अवंतीबाई है। जो रामगढ़ आपका आता है, रामगढ़ रीवा अंचल वाले इलाके में आता है, वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों को बाहर करने का प्रयास किया था। ये लोधी थी, लोधी समुदाय से संबंधित थी। तो इन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जब अपन मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा। आपको केवल यहाँ पर इतना याद रखना है, बरगी परियोजना का नया नाम क्या है, रानी अवंतीबाई परियोजना है आपका। थोड़ा सा देखते हैं अपन इसको। ये आपकी परियोजना और बरगी बांध, बरगी जबलपुर में है आपका। निर्माण कब चालू हुआ था, तो 1975 में चालू हुआ है। पूरा कब हुआ है, 1988 में। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना इसका नाम किया गया है। ये सिंचाई प्लस विद्युत दोनों के लिए है। यहाँ सिंचाई भी होगी, इससे विद्युत भी होगी। और विद्युत कितनी होगी, लगभग 100 मेगावाट। तो यहाँ विद्युत का उत्पादन बरगी बांध से कितना होगा, 100 मेगावाट। ये आपका जो जलाशय है, ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये जलाशय, इसका नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर किया गया है। रानी अवंतीबाई को किस नाम से जानते हैं अपन, रामगढ़ की झांसी की रानी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके में। तो ये बरगी बांध है आपका, जबलपुर में है ये बरगी बांध। इस तरीके से ये डैम है आपका रानी अवंतीबाई के नाम पर। अब याद कैसे करेंगे अपन, याद करने की ट्रिक देख लो। तो याद करने की जो ट्रिक है इसमें वो ये काम करेगी आपकी, इस तरीके से याद करना, रानी अवंतीबाई, तो रानी अवंतीबाई जल के बरगई, ऐसे याद रखें, रानी अवंतीबाई जल के बरगई। तो रानी अवंतीबाई जल से हो जाएगा जबलपुर, बरगई से क्या हो जाएगा, बरगी परियोजना। तो रानी अवंतीबाई जल के बरगई, तो रानी अवंतीबाई जल के बरगई। ये पूरा सेंटेंस एक बना लेना, आप दिमाग में रख लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, रानी अवंतीबाई हो गई, जल से जबलपुर हो जाएगा, बरगई से क्या हो जाएगा, बरगी बांध हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब है आपका दूसरा बांध, मध्य प्रदेश का। दूसरा कौन सा है आपका, यहाँ पहले आपका ये तवा है, तवा वाला, तवा को अपन आगे देखेंगे। यहाँ पर मेन बात आपका तवा जो है, तवा नदी पर है यहाँ पर। और ये होशंगाबाद में, आपके बांद्रा बांध होशंगाबाद में है आपका, ठीक है ना, इटारसी में आता है आपका। और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है तवा। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तवा है। इसके बाद आ जाते हैं अपन ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध पर। ये आपका खंडवा में इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध की जो नींव है 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने रखी थी।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ये बात। और इस बांध से सिंचाई तो हो ही रही है आपकी, ये सिंचाई के साथ साथ में आप बड़वानी, खंडवा, खरगोन इसमें सिंचाई होती है। इसके अलावा इसे 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। जल संग्रहण की क्षमता के आधार पर देखें तो इस समय पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है, लगभग 93 मीटर ऊंचा है आपका, तो ये कौन सा? इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध की जब विशालता बढ़ाई गई थी, जल संग्रहण क्षमता बढ़ी थी, तो उसके कारण से एक समस्या आई थी। यहाँ पर एक शहर था, उसका नाम था हरसूद। वो शहर पूरा का पूरा डूब गया। तब इसे वहाँ से विस्थापितों को हटा करके एक नया शहर बसाया गया, उसका नाम है धनेरा। तो धनेरा नया हरसूद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक टापू बनाया गया, उस टापू का नाम है हनुमंतैया टापू। ये पुनासा खंडवा में है ये परियोजना। हनुमंतैया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा भी अपन कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश का पहला नदी महोत्सव जो मनाया गया था वो इंदिरा सागर में ही मनाया गया था। मछुआरों के लिए यहाँ पर एक योजना भी चालू की गई थी और इस योजना का नाम है जलदीप योजना। तो ये भी आपकी यहीं पर स्थापित हुई थी। तो ये थोड़ा सा देख रहे हैं अपन इसे, ये खंडवा में आता है। तो ये आपका पुनासा गांव खंडवा में आता है। बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने रखी थी। निर्माण आरंभ हुआ 1992 से। टेक्निकल फॉल्ट आ गया इसलिए चालू नहीं हो पाया। शिलान्यास 84 में हो गया लेकिन कार्य चालू हुआ 92 से। पूरा हुआ आपका 2005 में। लंबाई 653 मीटर है, ऊंचाई 92 मीटर। मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध यही है। सिंचाई खंडवा, खरगोन और बड़वानी जो पास के जिले हैं उनमें होती है। 1000 मेगावाट जल विद्युत है, जिनमें 125 मेगावाट की यूनिट 8 लगाई गई है। इस डैम को गोसी खुर्द परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंदिरा सागर जो डैम है इसे अपन एक नाम और देते हैं, वो नाम क्या है? गोसी खुर्द परियोजना। और ये जलदीप योजना मछुआरों के लिए चालू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ एक टापू है हनुमंतैया टापू, मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश का पहला नदी महोत्सव हनुमंतैया टापू पर ही आयोजित किया गया था और इसे अपन मध्य प्रदेश का गोवा भी कहते हैं। इसके अलावा हरसूद एक कस्बा है जो इंदिरा सागर बांध के कारण से डूब क्षेत्र में आ गया और ये चला गया। अब इसकी जगह पर एक नया हरसूद बसाया गया है धनेरा गाँव में। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये प्रोजेक्ट इंदिरा सागर। अब इसके बाद में जस्ट बगल से ही एक और है, 40 किलोमीटर नीचे की ओर जाएंगे, वो है आपका ओंकारेश्वर। तो पहले इंदिरा सागर को देख लें। ये इंदिरा सागर डैम है आपका जो बनाया जा रहा था। ये इंदिरा सागर डैम है आपका। ये इंदिरा सागर डैम के जो ओवरफ्लो हो रहा है उस समय का है। ये जल संग्रहण जब बढ़ता चला गया लगातार और जो विस्थापित थे उनको समस्याएं चालू हुई थी, उनकी ज़मीन तो ले ली गई लेकिन उनको पुनर्वास नहीं किया गया था सही तरीके से। तो यहाँ पहला जल सत्याग्रह चालू हुआ है। पानी में बैठ कर के लोगों ने यहाँ पर विरोध करना चालू किया था। तो ये सबसे पहला जल सत्याग्रह इंदिरा सागर बांध को लेकर के ही हुआ है। ये आपका जल पानी में बैठे हुए हैं ये सब, ये जल सत्याग्रह चल रहा है आपका। ये देख सकते हैं पानी में ज़्यादा देर तक रहने से ये हालत हो जाती है आपकी। ये जल सत्याग्रह इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये जल सत्याग्रह। अब इसके बाद में आता है आपका ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर परियोजना आपकी कहाँ पर है? तो ये माधानता एक गांव है, 40 किलोमीटर दूर है आपका। अब देखिए जरा यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, उसको भी आप समझ लो जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आप कन्फ्यूज करेंगे। ये जो है आपका यहाँ पर पहले नर्मदा सागर था, जैसे इंदिरा सागर नाम दिया गया, कोसी खुर्द भी कहा गया। फिर उसके जस्ट नीचे की ओर आते हैं तो ओंकारेश्वर आ गया और उसके नीचे आते हैं तो महेश्वर आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सरदार सरोवर। तो यहाँ से अनुवर्ती और अपवर्ती नाम आ जाते हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है नीचे की ओर, ढाले की ओर आ रहे हैं अपन यहाँ से, यानी ऊपर से अपन नीचे की ओर चल रहे हैं। नर्मदा से अपन ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से अपन कहाँ पे आ रहे हैं? अपन ध्यान देना जरा। सबसे पहले आप बरगी से अपन कहाँ पे आए? तवा में। तो ये कौन सा उदाहरण है? अनुवर्ती का उदाहरण है। यहाँ तवा से कहाँ पानी आएगा आपका? नर्मदा में या इंदिरा सागर में। फिर इंदिरा सागर से कहाँ पर आएगा आपका? ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर से कहाँ आएगा? महेश्वर। महेश्वर से कहाँ जाएगा? सरदार सरोवर में। तो ये अनुवर्ती का उदाहरण है। और ये नर्मदा सागर और इनके बीच में लगभग 40 किलोमीटर का है। इसी तरीके से खंडवा से यहाँ का भी आपका कितना है? 40 किलोमीटर का। एक बार प्रश्न आया था आपका, बताइए इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर में कौन सा कहाँ पर है, किस तरीके से है? तो ये अनुवर्ती, प्रतिवर्ती, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। नीचे की ओर आ रहा है तो 40 किलोमीटर अनुवर्ती है आपका ओंकारेश्वर। यदि आपसे पूछा जाता है नर्मदा
सागर या इंदिरा सागर ओंकारेश्वर की किस दिशा में है, तो ये दिशा इधर हो जाएगी पूरब में है। और इंदिरा सागर की ये किस दिशा में है, तो इधर आ जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा पश्चिम में है। तो ये 40 किलोमीटर का फेर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। ये आपका ओंकारेश्वर है, मादांता गांव खंडवा में है आपका। ये लंबाई इसकी 949 मीटर है, ऊंचाई इसकी 73 मीटर है आपकी, सिंचाई भी की जाती है और 520 मेगावाट जल विद्युत है। ये आपको याद रखना है 520 है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, वर्गी में कितना था 100 था, ऐसे क्रम बना के याद रखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। वर्गी में कितना है 100 है। फिर आ जाते हैं इंदिरा सागर में कितना है 1000 है, और इधर ओंकारेश्वर में कितना है आपका 520 मेगावाट है आपका ओंकारेश्वर परियोजना में। ओंकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में स्थित है। अनुप्रवाह मतलब नीचे की ओर है, यानी इंदिरा सागर डैम जब बांध खुलेगा तो वहाँ से पानी किस में आएगा आपका ओंकारेश्वर में आएगा। ओंकारेश्वर इनके बीच में दूरी कितनी है, तो 40 किलोमीटर। ये ध्यान देना है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब मार्ग में है आपका। अब यदि इसे उल्टा कर देते अपन तो ओंकारेश्वर की जगह यहाँ इंदिरा सागर लिख देते, इंदिरा सागर ओंकारेश्वर परियोजना से, इंदिरा सागर ओंकारेश्वर परियोजना से कहाँ, तो 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह हो जाता है। प्रति अनुप्रवाह की जगह प्रति, क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे से पानी ऊपर थोड़ी जा रहा है उल्टी दिशा में। तो ये ध्यान रखना आप लोग इसको। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका, ये थोड़ा सा डैम देख सकते हैं, ये है आपका ओंकारेश्वर 520 मेगावाट मादांता गांव में है। और ये है आपका अगला है महेश्वर परियोजना। ये इस समय चर्चा में है आपकी महेश्वर परियोजना, इंपॉर्टेंट भी आपकी चर्चा में भी है। मंडलेश्वर गांव खरगोन में है जी आपकी। लंबाई इसकी लगभग 3170 मीटर लंबा बांध बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो तवा है होशंगाबाद में। और यदि ये परियोजना कंप्लीट हो जाती है, यानी ये डैम बन जाता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा डैम कौन सा हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। महेश्वर से जल विद्युत बनाई जा रही है। और जल विद्युत को लेकर के देखिए जरा यहाँ पर, महेश्वर जल विद्युत परियोजना ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना से 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में, क्योंकि ये नीचे है तो अनुप्रवाह लिख रहे हैं अपन, ये भी 40 किलोमीटर दूर है आपकी। और महेश्वर और उसको जोड़ दिया जाए इंदिरा सागर तो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 40-40 का है, 40 तक ये है फिर 40 तक, तो दोनों को मिला के 80 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। 400 मेगावाट जल विद्युत है। 94-95 में यहाँ पर एक समझौता किया गया था तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। एक विजय कुमार करके एक कंपनी थी, हाइडल प्रोजेक्ट था, उससे निजी क्षेत्र के लिए बनाई गई थी ये। उनसे कहा गया था कि आप चाहे जैसे मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं, बिजली पैदा हो या ना हो। और वो यूनिट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, इस वजह से समस्याएं चालू हो रही थी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस बिजली प्रोजेक्ट को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में किस परियोजना में जल विद्युत को रिजेक्ट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा है आपका, खरगोन। कोई प्रश्न है क्या, बाद में बात करें। ये आपकी महेश्वर, ये विवादास्पद रही थी, अभी हटा दी गई है अब ये प्रोजेक्ट आपका। इसके बाद आता है आपका मेन बांध आपका सरदार सरोवर। ये आपका सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा जिले के केवड़िया गुजरात में है आपका। शिलान्यास इसका 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको बनाए जाने का सपना सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था 1945-46 में। फिर इसको मूर्त रूप दिया गया था आपका शिलान्यास करके जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन बांध को लेकर के विवाद उत्पन्न चालू हो गए, कई विवाद हुए, तो विवाद के कारण से ये प्रोजेक्ट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। इसकी लंबाई 1210 मीटर रखी गई थी और ऊंचाई थी 138 मीटर नींव सहित इसकी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को क्रम से इसमें 57, 27 और 16 के अनुपात में बिजली थी। यानी ये प्रोजेक्ट जो बनेगा तो एमपी को 57% बिजली मिलेगी, राजस्थान को यहाँ पर आपकी 16% मिलेगी और महाराष्ट्र को 27%। यानी गुजरात को बिजली नहीं चाहिए, गुजरात को केवल क्या था, पानी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान को भी क्या चाहिए था, पानी चाहिए था। तो राजस्थान के 2 जिलों को पानी की आपूर्ति यहाँ से होनी थी और गुजरात को होनी थी। तो इस सूखाग्रस्त इलाकों के लिए बनाया गया था। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है कंक्रीट के आधार पर। सबसे लंबा बांध मध्य प्रदेश का वर्तमान में तवा है आपका, तवा परियोजना होशंगाबाद में है आपका ये, ठीक है ना। इटारसी में आता है, रानीपुर एक जगह उसमें आता है ये आपका। और भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड, उड़ीसा में आता है, संबलपुर में महानदी पर है। ये आपका सरदार सरोवर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और है। सरदार सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बांधों का विरोध क्यों किया गया, कौन कौन सी कमेटियां बनी, कैसे कैसे क्या हुआ, इनका बांधों के विरोधकर्ता कौन कौन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब से चालू हुआ है, इन सब की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करें, मैप बना करके थोड़ी सी स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।